चला स्टार्ट करें। जी मैम जी। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी लोकेश लिल्हारे, डायरेक्टर छू लो आसमान किसने रोका है फेसबुक लाइव की इस श्रृंखला दिशा के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर्स से चर्चा करते रहते हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से सफल व्यक्ति को आपके सामने लाते रहते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि आपके सपनों की उड़ान रुकनी नहीं चाहिए। आप लगातार मोटिवेट फील करते रहें। जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, सफल व्यक्तियों के संघर्ष की कहानी सुनकर उन समस्याओं का समाधान खोजते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। इसी श्रृंखला में आज हम एक नए रूप में आपके साथ जुड़े हैं और इसमें टेक्निकल हेड के रूप में मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश नरवरिया जी। और जिस टॉपर से आज हम बात करने वाले हैं वो है गौरव वर्मा जी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2020 के ऑल इंडिया टॉपर गौरव वर्मा, कासगंज उत्तर प्रदेश से। तो आइए हम आज की चर्चा को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म छू लो आसमान किसने रोका है पे। आपको बहुत सारी बधाइयां आपकी सफलता के लिए और आपके माता पिता को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि उनकी दुआएं और उनकी भी मेहनत है, हम जी समझ सकते हैं, जो आज हम इस रूप में हमारे सामने हैं। तो फ्रेंड्स, दर्शक जुड़ जाइए क्योंकि हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं और आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम ऑल इंडिया रैंकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2020 के टॉपर गौरव वर्मा से हमारी बात शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं उनका कुछ परिचय दूं, मैं चाहती हूँ कि उनकी सफलता की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुने। तो गौरव प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम गौरव कुमार वर्मा है और मैं कासगंज यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कासगंज से ही संपूर्ण हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक IIT BHU बनारस से कंप्लीट की है और 2019 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। ऑन म्यूट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। ओके, राइट। गौरव, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला है कि आपने कब डिसाइड किया कि आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए की तैयारी करेंगे और आपने इसकी तैयारी कब से स्टार्ट की? डिसाइड जो था मैंने 11th एंड 12th क्लास में ही कर लिया था, और लेकिन जो इसका जो तैयारी थी वो मैंने कुछ बीटेक के अपने तीसरे साल कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करी और 3-4 महीने करने के बाद मैंने वहाँ पे रोक दी थी अपनी तैयारी को। उसके बाद अपना बीटेक 4 साल की बीटेक कंप्लीट करने के बाद जून 2019 में मैंने इसकी तैयारी दोबारा से स्टार्ट की। ओके, वेरी गुड गौरव। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उस जगह के उस ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी ज्यादातर क्षेत्रों में होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वहां से निकलकर IIT BHU और वहां से IES टॉपर बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो मेरी जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हुई वो यूपी बोर्ड से हुई है, जो कि एक हिंदी माध्यम में अपना सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो बाकी का जो बीटेक से आगे का जितना भी पढ़ाई होता है वो इंग्लिश में होती है। तो सबसे पहले मैं 12th के बाद में मैं 1 साल मैंने कोटा में कोचिंग किया और कोटा में कोचिंग लेने के बाद मुझे IIT BHU में एडमिशन मिला। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश में जाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन वो 2-4-5 महीनों में सब कुछ एडजस्ट होता गया अपने आप धीरे धीरे। और उसके बाद 4 साल मैंने आराम से अपना बनारस में अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कोचिंग करने के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैंने कोचिंग लेने के बाद PSC 2020 का एग्ज़ाम दिया और इसमें मैंने सफलता प्राप्त की। ओके, तो हमारे व्यूअर्स जो हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम एक नए फॉर्म में आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं IES सर्विसेज IES 2020 के टॉपर गौरव वर्मा से। आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें पढ़ पा रही हूँ और साथ ही हम आपके प्रश्नों की, आपकी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह से फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरव, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा था आप टॉप करेंगे
या आपका उद्देश्य क्या था? आप अपनी सफलता का कारक किसको मानते हैं? टॉप करने का किसी इंसान को सोचना, ये तो मुझे नहीं लगता कोई ये सोचता है मैं टॉप करूंगा, लेकिन एक अच्छी रैंक की उम्मीद जरूर थी कि मेरा जिस तरीके से मेरा एग्जाम अच्छा गया था उसके हिसाब से मुझे एक अच्छी रैंक मिलेगी। लेकिन टॉप का नहीं पता था और टॉप मैंने किया है तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। और मैं इसकी अपनी सफलता का ये श्रेय है अपने माता पिता, अपने भैया और अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। और जो मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने की जो भी मुझे शिक्षा दी है, अपना ज्ञान को बांटा है, मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल गौरव। वाक़ई में वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक व्यक्ति की सफलता सिर्फ़ उसकी ही नहीं होती, उसके पूरे परिवार के संघर्ष के बाद वो सफलता हासिल होती है। हम इस बात को मानते हैं। आपने कहा आपने कोचिंग की, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि कोचिंग का कितना महत्व है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए? या जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश वो अपने गाँव या जिले से निकल कर नहीं आ पाते हैं, कोचिंग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं, उनको आप किस तरह की स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग का मेरे हिसाब से उसमें 15 से लेकर 20% तक योगदान रहता है। क्योंकि वो जो कोचिंग है वो आपको एक गाइड कर सकती है कि आपको इस तरीके से तैयारी है। बाकी की जो 80% मेहनत है वो आपको खुद से करनी है। तो आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, आप उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस लेने के बाद आपको जो बाकी की जो मेहनत करनी है वो आपको खुद से करनी है। तो किसी भी एग्जाम के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको कोचिंग करनी ही करनी है, बस वो एक गाइडेंस के लिए जरूरी होती है। वो गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप किसी सीनियर से ले सकते हैं, आप किसी ने एग्जाम निकाल चुके हो उससे ले सकते हैं, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं से भी उस गाइडेंस को ले सकते हैं। बाकी आपको खुद से करना है। ओके। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रिसाइज वे में पर्टिकुलरली बताइए कि आपने शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग में कैसे तैयारी करी, फिर उसके बाद कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहा, फिर सेल्फ स्टडी को आप थोड़ा सा अपनी रणनीति के बारे में थोड़ा सा अगर उस पर प्रकाश डालना है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा तैयारी था वो मैंने तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद किया था। तो मैंने 3-4 महीने तक मैंने वहाँ पे तैयारी किया। फिर एक यूपीएससी ने नया सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार जो एज थी वो बढ़ा दी गई थी। तो मैं एज नहीं हो पा रही थी मेरी उसमें पूरी, तो मैंने उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया था। तो उस समय तक 3-4 महीनों में मैंने हर एक जो भी सिलेबस था उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद जब मैंने 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया तो मुझे थोड़ा बेस पहले का मिल गया। और बाकी का मैंने कोचिंग की सहायता से बाकी की मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं जून से मैंने स्टार्ट किया था और ये दिसंबर जनवरी में मेरा एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स। और इसके बीच में रोज लगभग दिन का 8 घंटे या 10 घंटे, लास्ट में जाने के बाद 10 घंटे से 12 घंटे तक पढ़ाई हो जाती थी। तो इस तरीके से ओके। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? ये मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में ही मैंने सफलता प्राप्त की है। और ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात हो गई कि आपने पहले ही प्रयास से सफलता हासिल की। और लेकिन इसके बाद भी होता है कि कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, या कई बार शुरुआती असफलताएं मिलती हैं स्टूडेंट्स को। उस दौरान उन्हें मोटिवेट कैसे रखना चाहिए खुद को? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई गलत चीज नहीं है अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो गलत चीज एकदम नहीं है। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको किस हद तक उन सब चीजों का इस्तेमाल करना है या किस पर्पस के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। तो वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप वो उसको एक लिमिट तक आप उसको यूज करेंगे, अपने ज्ञान को ज्ञान अर्जित करने के लिए यूज करेंगे उसको, तो आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकते हैं। और बाकी बात रही डिमोटिवेट होने का, तो आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ ऐसा 2-4 दिन का ऐसा समय आता है कि आप जब को आपका लगता है कि आप नहीं हो सकता है आपका या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 1 दिन का या 2 दिन का आप आराम करिए, कुछ मत पढ़िए, कैसा भी सब कुछ छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरे दिन आप अपने आप से आप सोचेंगे कि मुझे करना चाहिए, कि हाँ मैं ऐसी चीज के लिए बनाऊँ और मैं करने लगूंगा। 3 दिन के बाद उसी एंथुजियाज्म से आप तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो डिमोटिवेटिंग के लिए आप जैसे कि अगर आपका कभी बीच में अगर ध्यान भटकता है तो आप अपने मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं पे। इस तरीके से आप अपना डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा करते हुए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
ओके, मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि थोड़े समय के लिए वो एक बोर्डम आ सकता है, एक नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा एक ब्रेक देकर और फिर एक रिफ्रेश स्टार्ट करिए। राइट, राइट, ओके। हमारे पास क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, तो हम साथ साथ वो भी लेते जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा है कि माध्यम का कितना महत्व है, यानी कि हिंदी मीडियम के अगर कोई छात्र हैं तो उन्हें इस एग्जाम को क्लियर करने में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, या क्या इंग्लिश और हिंदी मीडियम क्या ये मैटर करता है एग्जाम को निकालने के लिए, आईएएस की परीक्षा को निकालने के लिए? जब आप हिंदी मीडियम में रहते हैं तो 12th क्लास तक ही ज़्यादातर रहता है हिंदी मीडियम। जो आपका बीटेक का 4 साल का जो एजुकेशन रहता है वो टोटली इंग्लिश में रहता है। तो आपको इस तरीके से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको इंग्लिश अचानक से हिंदी से इंग्लिश हो गया। वो आपको 4 साल का एक बफर मिलेगा जिसमें आप अपना हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपको बस चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ों को याद रखना है और चीज़ों को समझ के अपना एग्जाम देना है। और इसमें कोई जीएस का एग्जाम नहीं होता है, पूरा टेक्निकल पेपर होता है। इसमें बहुत कम जीएस आता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप हिंदी इंग्लिश इसमें वेरिएंट नहीं आता है। ओके, ओके। तो